स्लॉट टेलर पर आज हम बात करने जा रहे हैं, जो लोक प्रशासन में जिनका योगदान ये है कि वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में जो इन्होंने अपने विचार दिए थे उन्हें लोक प्रशासन में अपनाया गया है। और वैज्ञानिक प्रबंधन जो है उस क्षेत्र में जो आंदोलन हुआ था उसके ये एक अग्रणी चेहरा रहे हैं। इन्होंने 1901 से 1915 के अपने जो एक्टिव ईयर्स थे, जिन सालों के दौरान ये प्रबंधन के क्षेत्र में थ्योरी बनाने में लगे थे, उस दौरान आने वाली समस्याओं का इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन के द्वारा उपाय करने पर बहुत सारे जो है व्याख्यान दिए, बहुत सारे लेख लिखे और एक बुक की रचना भी की। और इस तरह से वैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से इन्होंने प्रबंधन को सुधारने की वकालत की थी। इसलिए इन्हें वैज्ञानिक प्रबंधन के आंदोलन का अग्रणी चेहरा माना जाता है। तो जब टेलर एक्टिव थे उस समय पर क्या था, औद्योगिक क्रांति भी जो है अपने चरम पर थी। नए नए उद्योग स्थापित हो रहे थे, उनमें बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा था। ज़्यादातर उद्योग जो है वो उत्पादन यानी मैन्युफैक्चरिंग से ही जुड़े थे। और वहाँ पर जो समस्या थी वो सबसे ज़्यादा इस बात की थी कि श्रमिक जो है वो अकुशल हुआ करते थे, अकुशल श्रमिक हुआ करते थे। इनके पास किसी तरह की कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं होती थी, इन्हें काम करने के खास तरीक़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं हुआ करती थी। एक तरह से सिर्फ ये शारीरिक श्रम जो है वही करने के लायक हुआ करते थे। एक मजदूरी वाला काम ही ये श्रमिक कर सकते थे। जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्रमिकों में ही कमियां थी, फैक्ट्री मालिक जो हुआ करते थे उनका इनके प्रति नज़रिया था वो भी अविश्वासपूर्ण था। ये अविश्वास दोनों तरफ से हुआ करता था, दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते थे और किसी भी तरह का इनका आपस में सहयोग भी बहुत ही ना के बराबर रहता था। काम करने की दशाएं जो उन्हें दी जाती थी, यानी कि जो फैक्ट्री का माहौल है वो काफ़ी हम कह सकते हैं कि उत्साहित करने वाला नहीं हुआ करता था। वहाँ पर ज़रूरी सुविधाओं की कमी होती थी, इनके आपस में जो है विचारों का ना मिलना भी एक बड़ी समस्या थी। और इसके अलावा जो गतिविधियाँ होती थी फैक्ट्रियों की, उनमें किसी भी तरह का मानकीकरण नहीं हुआ करता था, कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता था। सभी काम जो है वो अपनी मनमर्जी के तरीके से किए जाते थे। तो इन सब से दिक्कत क्या आती थी कि फैक्ट्रीज जो थी, फैक्ट्री भी थी बहुत सारी, उनमें श्रमिक भी थे, लेकिन उत्पादन उस गति से नहीं हुआ करता था जिस गति की मालिकों को उम्मीद होती है। तो टेलर ने इसके समाधान के लिए क्या किया, उन्होंने अपने अनुभव को काम में लाया। टेलर जो है मिडवेल स्टील फैक्ट्री में एक श्रमिक के तौर पर काम करना शुरू किया था इन्होंने, और वहाँ से ये अपनी तरक्की करते करते मुख्य अभियंता के पद तक पहुँचे थे। इस दौरान उन्होंने जिस स्तर पर भी कार्य किया वहाँ पर उन्होंने अपनी समझ के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर कुछ बदलाव लाए और अपने इस ज्ञान का उपयोग करके उन्होंने जो है वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत की रचना की थी। जो वैज्ञानिक प्रबंधन का इनका सिद्धांत है वो इन्होंने 1911 में अपनी प्रसिद्ध द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इस बुक में इन्होंने अपने कुछ प्रयोगों का जिक्र किया है और उसके अलावा बहुत सारे जो है वैज्ञानिक पद्धतियों का जिक्र किया है जिसका प्रयोग करके प्रबंधन और श्रमिक जो है वो अपनी आपस के व्यवहार को भी सुधार सकते हैं और इसी के साथ साथ उत्पादन को भी बढ़ा सकते हैं। इस पूरी पुस्तक में और जितना भी वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत है उसमें टेलर का जो मुख्य ध्यान था वो था उत्पादन बढ़ाने के ऊपर। इनका मानना था कि उत्पादन बढ़ाने से दोनों ही पक्षों की समस्याओं को हल किया जा सकता है। और वो दोनों पक्ष कौन से थे, प्रबंधन या फैक्ट्री के मालिक, जो दो पक्ष हैं उसमें से एक पक्ष तो हो गया मालिकों का पक्ष और दूसरा पक्ष था वो श्रमिकों का था। इन दोनों पक्षों को ही संतुष्ट करने का तरीका उनके अनुसार था कि उत्पादन को बढ़ाया जाए। वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, उन्होंने एक बिल्कुल सरल सी इसकी परिभाषा दी है। वैज्ञानिक प्रबंध, टेलर का कहना है कि आप दूसरों से क्या काम करवाना चाहते हैं, अगर ये आपके पास स्पष्ट विचार है तो उस काम को करने के लिए सबसे सरल, सबसे श्रेष्ठ और मितव्ययी तरीका, मितव्ययी यानी जिसमें कम से कम खर्च लगता हो, ये तीन चीज़ों के ऊपर जो काम करने का तरीका खरा उतरता हो, उसी काम करने के तरीकों को इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध का नाम दिया है।
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके प्रयोगों की, जो इन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी शामिल किए हैं और जिनकी वजह से इन्हें वैज्ञानिक प्रबंध में यानी कि सीरियसली लिया जाने लगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो पहला इनका था फावड़े का प्रयोग। स्टील कंपनी में मोस्टली इन्होंने काम किया है, तो वहाँ पर कच्चे लोहे को हटाने के लिए और बाकी सामानों को हटाने के लिए मजदूर फावड़ों का प्रयोग करते थे, लेकिन वो अपनी मर्जी से किसी भी तरह के फावड़े को इस्तेमाल कर लिया करते थे। अब देखने में बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन टेलर ने जो है अपना थोड़ा बहुत चिंतन करके ये पाया कि अगर फावड़े किस तरह से लिए जाने हैं, कौन से फावड़े का प्रयोग करना है, इस चीज़ में हम वैज्ञानिक प्रबंधन को लागू कर दें, किसी वैज्ञानिक दृष्टि को बीच में इंट्रोड्यूस करवा दें, तो हो सकता है कि वहाँ से कुछ फ़ायदा मिले, और वो फ़ायदा मिला भी। इन्होंने बताया कि अगर श्रमिकों को हल्का सामान हटाना है तो फावड़ा जो है वो भारी लिया जाना चाहिए, और सामान अगर भारी हटाना है तो फावड़ा हल्का लिया जाना चाहिए। इस छोटे से परिवर्तन से इन्होंने दिखाया कि जो फैक्ट्री है उसमें एक श्रमिक के काम करने की क्षमता 3 गुना तक बढ़ गई थी, और जिस काम को करने में पहले 400 से 600 मजदूरों तक की आवश्यकता पड़ती थी, वो काम अब 140 मजदूर ही करने लगे थे। यानी कि एक बहुत बड़ी सफलता हम मान सकते हैं वैज्ञानिक सिद्धांत की, जिसके बाद इनकी बातों को सीरियस लिया जाने लगा। आगे चल के इन्होंने 2 महत्वपूर्ण प्रयोग और भी किए। एक है धातु कटाई प्रयोग, जिसमें क्या है कि मेटल की शीट्स वगैरह को काटने के लिए जो मशीनों का इस्तेमाल होता था उनको इन्होंने मानक रूप से बनवाया, उन मशीनों की जो गति वगैरह है वो निर्धारित करवाई, और इसके अलावा धातु को जो है ठंडा रखने की व्यवस्था करवाई गई जब उसे काटा जाता था। जैसा कि हम जानते हैं धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, तो अगर उन पर किसी तरह की मशीन से कटाई की जा रही है तो उनमें ऊष्मा का संचालन अधिक होने से उसकी शेप वगैरह बिगड़ जाया करती थी। तो इन्होंने ऐसी व्यवस्था करवाई कि वो धातु कटाई के समय जो है ठंडी रहे, उस पर पानी चलाकर या किसी और तरीके से उसे ठंडा रखा गया, तो उसकी कटाई अच्छे से होने लगी और वेस्टेज मटीरियल कम होने लगा। तो यहाँ से भी इनको जो है अच्छे परिणाम मिले। इसके अलावा एक तीसरा इनका जो प्रयोग था वो था कच्चे लोहे को हटाने का प्रयोग, हटाने का या उसे उठाने का प्रयोग आप कह सकते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने जो है अपने वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके श्रमिकों को कच्चे लोहे के हटाने की तकनीकें बताई। तो वहाँ भी 12.5 टन प्रति व्यक्ति जो एक दिन में कच्चा लोहा हटा सकता था, उस क्षमता को इन्होंने 47.5 टन में परिवर्तित कर दिया, उतने ही मजदूरों के साथ उतने ही काम के घंटों में। यहाँ पर ये बात नोट करने लायक है कि एक क्षमता बढ़ी है सिर्फ तकनीक को बदलने से, इसमें ना तो काम के घंटे बढ़ाए गए थे, ना ही श्रमिकों की संख्या बढ़ाई गई थी। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि 3 गुना जो है क्षमता में सुधार आ गया है। तो ऐसे प्रयोगों का फायदा क्या हुआ कि टेलर ने प्रबंधकों के सामने ये सिद्ध कर दिया कि उनके पास जो तरीके हैं उनको अपनाकर आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अब इस उत्पादन को बढ़ाने से प्रबंधक तो संतुष्ट होंगे, क्योंकि उनको जो है सीधे तौर पे उनका अगर उत्पादन बढ़ रहा है तो उनकी कमाई बढ़ रही है। लेकिन इससे श्रमिकों का क्या फ़ायदा था, उसके बारे में जो है इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध की अपनी उस पुस्तक में, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसमें इन्होंने जो है प्रबंध के कुछ सिद्धांतों की चर्चा की है। अब हम सीधे उसी पॉइंट पर आते हैं। इस बुक के नाम पर भी प्रश्न बहुत बार रिपीट हुए हैं। 1911 में ये बुक पब्लिश की गई थी, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फ्रेडरिक विंसलो टेलर इसके लेखक हैं, जो कि वैज्ञानिक प्रबंधन में एक बहुत ही प्रसिद्ध चेहरा है। ये बात हमें याद रखनी है। यूजीसी नेट पब्लिक एडमिन के लिए ये एक रिवीजन सीरीज़ मैं चला रहा हूँ अलग अलग विचारकों के ऊपर, और उसके बाद क्योंकि विचारकों पर 11 से 20 क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में, ये जो है एक पेपर में 11 से 20 तक क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और इसके अलावा जो और मेन टॉपिक्स हैं, जैसे विकास प्रशासन है, विकास प्रशासन के अलावा अनुसंधान है, या 2-4 और भी टॉपिक जो हैं वो मैंने तैयार कर रखी है अपनी एक लिस्ट। उसके अनुसार जितने भी वीडियो बन पड़ेंगे 16 जून 2024 को जो हमारा नेट का पेपर घोषित किया हुआ है, उस तारीख तक जितना हो सकेगा मैक्सिमम हम रिवीजन सीरीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को शामिल करने की कोशिश करेंगे। और ये रिवीजन सीरीज़ है, इसलिए इसमें डिटेल में बहुत ज़्यादा डीप में जाके जो है एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं। यहाँ पर सिर्फ हम एक रिवीजन के तौर पे ही इसको देखेंगे, क्योंकि हम जो है इन सब चीज़ों को पहले पढ़ चुके हैं। सिर्फ एक रिमाइंड करने वाला तरीका है ये, और ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप जो है फटाफट इस वीडियो को देखकर भी अपनी तैयारी को रिवाइज कर पाएँ। तो वापस आते हैं हम इस बुक के अंदर जो टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत दिए।
जिसके कारण वो बहुत फेमस हुए थे। अब हम उन सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। कुछ नियम है, कुछ बेसिक बातें हैं, वो सब इसमें मिली जुली हैं। तो पहला पॉइंट इनका था वो ये था कि जो दो पक्ष हैं, यहाँ पर हमें दो पक्षों में ध्यान रखना है, उत्पादन का ध्यान रखना है। टेलर का सारा जोर इसी चीज़ पर था, दोनों पक्ष संतुष्ट रहे और उत्पादन भी बढ़े। दोनों पक्ष में मालिक और श्रमिक, मालिक जिन्हें प्रबंधक भी कहा जा सकता है, फैक्ट्री के जो है मुखिया भी कहा जा सकता है, उद्योगपति भी कहा जा सकता है, और श्रमिक का मतलब श्रमिक ही है। तो पहला इनका सिद्धांत है वो ये है कि इन दोनों पक्षों के जो हित हैं वो एक समान है और बल्कि एक दूसरे के पूरक भी हैं। श्रमिकों के और प्रबंधकों के हित एक समान ही हैं, दोनों का ही फायदा एक ही चीज़ में है और ये पूरक भी है। यानी कि अगर एक पक्ष का फायदा होता है तो वो दूसरे पक्ष को भी पूरा करता है, दूसरे पक्ष को भी फायदा पहुंचाता है। किस तरह से होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उस समय पर जो सबसे बड़ी समस्या थी दोनों पक्षों की वो ये थी, मैं बताता हूँ, उत्पादन। इसी पर सबसे ज़्यादा बात की गई है। फैक्ट्री मालिक चाहते थे कि उत्पादन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि वो ज़्यादा वस्तुओं को बेच के ज़्यादा पैसे कमा सके, लेकिन इस बढ़े हुए उत्पादन से श्रमिकों को क्या होता था, उन्हें अधिक काम करना पड़ता था न्यूनतम मजदूरी में। यानी जो बढ़ा हुआ उत्पादन मालिकों के लिए फायदे का सौदा था वो इन्हीं श्रमिकों के लिए घाटे का सौदा था। लेकिन टेलर ने बोला कि आप उत्पादन को बढ़ने ही दीजिए, मैं बताऊंगा उन तरीकों से आप उत्पादन कीजिए, आपका भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। यानी कि दूसरा सिद्धांत जो है वो है सीमित उत्पादन को अधिकतम उत्पादन में कन्वर्ट किया जाए। कैसे होगा? बेसिक सा प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स का कि अगर किसी वस्तु की 1 यूनिट बनाते हैं हम, उसको अगर दिन में 1 की बजाय 5 यूनिट बनाएंगे तो उस 5 यूनिट में पर यूनिट कॉस्ट जो बनाने का खर्च है वो कम हो जाएगा। और इस 5 से जब हम 100 तक जाते हैं, 200 तक जाते हैं, तो उत्पादन की दर वो भी एक निश्चित स्तर तक कम आ जाती है। यानी कि अगर उत्पादन को बढ़ाकर उसके अधिकतम क्षमता तक ले जाया जाएगा तो उत्पाद करने के जो खर्च हैं उसकी कुल राशि में अंतर आएगा, वो कुल राशि जो है वो कम लगेगी पहले की तुलना में। अब ये जो राशि बची है इसमें जो मालिक हैं उसको तो ये फायदा हुआ कि उसकी पर डे की यूनिट्स बढ़ गई तो वो ज़्यादा वस्तुओं को बेच के उसी रेट में पैसे कमा सकता है। लेकिन श्रमिकों का फायदा ये है कि जो ज़्यादा राशि बनी है ना, पहले जैसे मान लीजिए किसी फैक्ट्री में 40 चीज़ें बनती थी, अब वही चीज़ें 200 की संख्या में बन रही हैं, तो जितना रेट का फर्क आएगा, जितने पैसे जो है फैक्ट्री मालिक को बचेंगे, उससे वो श्रमिकों की मजदूरी बढ़ा सकते हैं और ये बढ़ी हुई मजदूरी जो है वो श्रमिकों को संतुष्ट करेगी, ऐसा टेलर का मानना था। उनके वैज्ञानिक प्रबंधन का सार यही था, उत्पादन बढ़ाइए, उत्पादन बढ़ाने से जो है पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी, जो बचा हुआ एक्स्ट्रा पैसा है वो श्रमिकों को इंसेंटिव के तौर पे दिया जाए। इसी पर उन्होंने एक पॉइंट और भी बना रखा है, इंसेंटिव वेज मेथड। यानी कि दिन का एक निश्चित उत्पादन सेट कर दीजिए। मान लीजिए साइकिल बनाने की फैक्ट्री है तो प्रति मजदूर दिन में मान लिया 8 साइकिल बनाने का लक्ष्य निर्धारित कर दीजिए। अगर कोई श्रमिक ज़्यादा काम करके दिन में 8 की बजाय 9, 10 या 12 साइकिल बनाता है तो हर बढ़ी हुई संख्या पर उसे जो है इंसेंटिव दिया जाए, उसे प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ अतिरिक्त पैसा दिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई श्रमिक अपने निर्धारित लक्ष्य से कम बनाता है, मान लीजिए वो 6 साइकिल दिन में बनाता है, तो उसे दंड स्वरूप उसका पैसा काटा भी जाना चाहिए। इससे क्या होगा, बाकी लोग उसको देखकर आलस्य नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो उतने ही 8 ही साइकिल की मजदूरी लेकर 6 बनाता है तो इससे बाकियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था। तो ये दूसरी तरह की जो प्रणाली थी जिसमें पैसे को कम दिया जाना था अगर उत्पादन कम होता है, उसे उन्होंने बोला विभेदात्मक मजदूरी नियम, यानी कि डिफरेंशियल वेज मेथड। डिफरेंशियल मतलब जो जितना काम करे उसे उतनी मजदूरी दे दी जाए और इस तरह से सभी संतुष्ट रह सकते हैं। अगर कोई कम काम कर रहा है तो उसे कम मजदूरी में संतुष्ट रहना होगा, कोई ज़्यादा काम कर रहा है तो उसे उसका प्रोत्साहन भी मिलेगा और मालिकों के लिए तो उत्पादन बढ़ना अपने आप में ही फायदे का सौदा है। अगले 2 सिद्धांत व्यवहार से संबंधित थे। नंबर 4 है शायद ये, विज्ञान न कि अंगूठे का नियम। काम करने के तरीकों के ऊपर ये टेलर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत था। सबसे पहले अंगूठे के नियम को हम समझ लेते हैं। किसी भी काम को करने का जो बेसिक तरीका होता है, कुछ ऐसे काम जो हर दिन रिपीट पर होते हैं तो हम उनके लिए एक ही तरीका अपनाने के आदी हो जाते हैं। ये हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के लिए हम इस बात को एक जनरल बात मान सकते हैं।
जैसे हम फावड़े के प्रयोग की बात करें, इसी जो टॉपिक में हमने फावड़े का प्रयोग सुना, तो श्रमिक अपनी मर्जी से कुछ भी फावड़ा उठाकर कर रहे थे, तो उसे एक तरह से अंगूठे का नियम कहा जा सकता है, यानी कि उसमें कोई साइंस नहीं लगानी, कुछ सोचना नहीं है, आप काम को जिस तरीके से कर रहे हो वैसे ही करते रहो। तो इस अंगूठे के नियम से होता क्या था, एक ढर्रे पर चलते रहते थे और किसी तरह का नवाचार या नया विचार दिमाग में आना बंद हो जाता था, लेकिन उसका उत्पादन पर जो है विपरीत प्रभाव पड़ता था। उत्पादन की रहेगा, उत्पादन मुख्य बिंदु रहेगा पूरी वैज्ञानिक प्रबंधन थ्योरी का। तो विपरीत प्रभाव पड़ने से क्या है नुकसान, जो फावड़े के प्रयोग में उन्होंने दिखाया भी कि अगर सिर्फ फावड़े का सही तरीका इस्तेमाल किया जाए तो 3 गुना तक आप क्षमता जो है कर्मचारियों की बढ़ा सकते हो, उतने ही समय में उतने ही कर्मचारियों के साथ। तो उन्होंने बोला कि हर काम को करने का सिर्फ एक श्रेष्ठ तरीका हो सकता है, उस तरीकों को ढूंढा जाना चाहिए और उसी तरीके से काम किया जाना चाहिए। अंगूठे के नियम को रद्द कर देना चाहिए किसी भी क्षेत्र में जब काम किया जा रहा है। तो इससे अगला जो नियम था वो था उनके आपसी भाईचारे के लिए कि सामंजस्य न कि संघर्ष। ये सुनने में बड़े ही आसान नियम लगते हैं, लेकिन इन पर यूजीसी नेट में रिपीट पे क्वेश्चन आते रहते हैं कि किस वैज्ञानिक की अवधारणा है ये कि सामंजस्य ना कि संघर्ष। वहाँ पर आपको 4 वैज्ञानिकों के नाम दे दिए जाते हैं, 4 विचारकों के, उनमें से आपको सिलेक्ट करना होता है। तो सामंजस्य ना कि संघर्ष, जैसा कि देखने से ही पता लग रहा है कि दोनों पक्ष जो एक दूसरे से संघर्ष की स्थिति में रहते थे उन्हें आपस में सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए, एक दूसरे की समस्याओं को समझना चाहिए, उसका हल निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे कि अल्टीमेटली वही होगा जो इनका गोल है, उत्पादन बढ़ना। सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, ये भी इसी तरह का एक नियम है, यानी संगठन में, फैक्ट्री में जहाँ भी कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं वहाँ एक व्यक्ति के हित की बजाय जहाँ तक उसके ज़्यादा लोगों के हित की तरफ देखा जाना चाहिए, सहयोग करके काम को करना चाहिए। उससे भी फायदा वही होगा जो हर एक नियम से होना चाहिए, उत्पादन को बढ़ना चाहिए, क्योंकि टेलर के हिसाब से उत्पादन बढ़ना ही एकमात्र सॉल्यूशन है दोनों पक्षों को संतुष्ट करने का और सबको संतुष्ट करने का। कार्य का विश्लेषण किया जाना चाहिए, ऐसा भी टेलर का मानना था। कार्य विश्लेषण का अर्थ है कि किसी भी काम को करने के जो अलग अलग पहलू हैं उन पर लगातार सोच विचार किया जाए, प्रयोग करके देखा जाए और उनमें जितना वही है कि अल्टीमेटली वही श्रेष्ठ तरीका ढूंढा जाए किसी काम को करने का। तो अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने कुछ अध्ययन करवाए थे कार्य के विश्लेषण से संबंधित, और बाकियों को भी कहा था कि आप इस तरह के अध्ययन करवाते रहिए अपने फैक्ट्रीज में और इससे आपको काम के श्रेष्ठ तरीकों को ढूंढने में मदद मिलेगी। पहला अध्ययन था समय अध्ययन, जिसमें किसी भी काम को करने के लिए एक निश्चित समय कितना लगना चाहिए इसकी उन्होंने स्टडी करवाई थी कुछ लोगों को काम में लगाकर। गति अध्ययन में किसी चीज़ के मान लीजिए निर्माण में कितनी देर में एक वस्तु बन जाती है, इस तरह से उसकी गति निर्धारित इन्होंने करवाई थी कि काम को इस गति से किया जाए तो वो दोनों पक्षों के लिए सही रहेगा, ना तो थकान ज़्यादा होगी कर्मचारियों में, श्रमिकों में, और ना ही उत्पादन की गति धीमी पड़ेगी। और तीसरा था थकान अध्ययन। ये थकान अध्ययन एक अलग से भी करवाया गया था कि कितने घंटों के काम के पश्चात श्रमिकों को कितनी देर का विश्राम दिया जाना चाहिए कि उनमें थकान का अनुभव ना हो, और थकान नहीं होगी, समय सही लिया जाएगा, वस्तु को बनाने में ठीक गति से काम किया जाएगा, तो उससे भी अल्टीमेटली क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। वैज्ञानिक प्रबंध का एकमात्र लक्ष्य हम इसे कह सकते हैं। टेलर का एक और सिद्धांत था कि नियोजन का जो काम है वो वास्तविक श्रमिकों के कार्य से भिन्न होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि श्रमिक अगर सुबह 9 बजे मजदूरी के लिए आ गए हैं तो उनके आने के बाद उनसे योजना नहीं बनवाई जानी चाहिए कि आज आप किस हिस्से में क्या काम करने जा रहे हैं। योजना का काम किसी और पर छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे क्लर्क हुआ करते थे फैक्ट्रीज में, बहुत सारे निदेशक हुआ करते थे, सुपरवाइजर हुआ करते थे, उन्हें नियोजन करके पहले तैयार रखना चाहिए। श्रमिकों को आते ही बस आदेश दिया जाना चाहिए कि आपका ये काम है और आप वो काम कीजिए। इससे काम की गति बढ़ेगी, गति बढ़ने से क्या होगा आप समझ सकते हैं, उत्पादन बढ़ेगा। श्रमिकों का चयन जो है या जिसे भर्ती कहा जाता है, इसमें भी बदलाव करने के लिए टेलर ने नियम सुझाए थे। वो एक ऐसा दौर था जहाँ पर तकनीकी क्षमताओं पर ज़्यादा बात नहीं की जाती थी। श्रमिकों को सिर्फ उनकी शारीरिक डील डोल की वजह से या फिर उनके काम करने की गति की वजह से रखा जाता था। लेकिन टेलर ने बोला कि ऐसा सही नहीं है। जब भी आप श्रमिकों को भर्ती करते हैं तो उसके लिए भी वैज्ञानिक विधि का आप इस्तेमाल कीजिए। वैज्ञानिक विधि क्या है कि आपने जो काम करवाना है वो काम करने में कितने वो दक्ष हैं जो श्रमिक आप रखने जा रहे हो अपने काम पर, और उनके पास उस काम को करने का कितना उत्साह है, कितना वो रुचि ले रहे हैं उस काम में, इस पर भी ध्यान रखा जाए।
जहाँ तक रुचि की बात है तो रुचि हो सकता है कि नौकरी में लगने से पहले, फैक्ट्री में आने से पहले मजदूर में रुचि हो सकती है किसी काम की, लेकिन अगर उन्हें काम करने का तरीका सही नहीं पता तो इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। श्रमिकों को फैक्ट्री में आप जो है पहले नौकरी दीजिए, फिर आप उन्हें प्रशिक्षण दीजिए किसी एक तरह के काम में, उनको जो है पारंगत करके, और फिर उन्हें वो काम सौंपा जाए तो क्या होगा, वो उस काम में एक आम श्रमिक के मुकाबले 3 गुना 4 गुना आउटपुट आपको ला कर देंगे। इतने आउटपुट का फिर से फ़ायदा क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। ना सिर्फ श्रमिकों का चयन बल्कि काम का आवंटन जो है, जिस तरह का काम उन्हें दिया जाना है वो भी वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। उनकी रुचियों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी क्षमताओं का ध्यान रखना चाहिए, और जो काम की प्रकृति है उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए जब श्रमिकों को काम बांटा जाए तो। कार्य की दशाओं में सुधार किया जाए, ये एक सामान्य सी बात है, इसे आप वैज्ञानिक प्रबंधन से ना भी जोड़े तो भी एक कॉमन सेंस की बात है कि जहाँ पर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, अगर गर्मी के मौसम में है तो उसे थोड़ी बहुत हवादार स्थान पर काम करवाया जाना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर सर्दी है तो वहाँ बहुत ज़्यादा जो है सर्दी महसूस ना हो, इसके लिए कोई व्यवस्था की जानी चाहिए आग वगैरह की। अगर उन्हें लगातार 12 घंटे शारीरिक श्रम करना है तो बीच में उन्हें जो है विश्राम के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों का ख्याल करके वहाँ पर जो है रोशनी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। अगर वो किसी तरह का मशीनी काम कर रहे हैं तो पानी धूप आदि की जो है अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इससे क्या होगा, कोई भी श्रमिक जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आएगा, अपना काम अच्छे तरीके से कर सकेंगे। बहुत ही कॉमन बेसिक सी बात थी हालांकि, लेकिन वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने इसे भी शामिल किया है। इसके अलावा एक और पॉइंट पर वो बात करते हैं, कुशल लेखा प्रणाली, जो उस समय बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं होती थी फैक्ट्री वगैरह में, कि उत्पादन हो रहा है, उसे बेचा जा रहा है, कच्चा माल खरीदा जा रहा है, लेकिन कहाँ से क्या आ रहा है इसका बहुत ज़्यादा लेखा जोखा नहीं रखा जाता था। लेकिन टेलर ने बताया कि इसको अगर आप ठीक से ट्रैक करेंगे तो आपको बहुत सारे लूप होल्स मिलेंगे, जहाँ पर आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, जहाँ पर आप अनावश्यक रूप से खर्च कर रहे हैं या आपको पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है जो कि आपको मिलना चाहिए। अगर आप अच्छी लेखा प्रणाली अपनाते हैं, कोई भी फैक्ट्री का प्रबंधन अच्छी लेखा प्रणाली अपनाता है तो उसका बहुत सारा पैसा जो है वेस्ट होने से बचेगा, और अल्टीमेटली वो पैसा आप फैक्ट्री में वापस लगा के उत्पादन बढ़ा सकते हैं, या श्रमिकों को इंसेंटिव देकर आप उनका उत्साह बढ़ा सकते हैं। वो बढ़ा हुआ उत्साह फिर से घूम फिर के वही उत्पादन को बढ़ाएगा। ये जो 2 पॉइंट हैं ये सबसे महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं, समझ के लिए भी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अपवाद का सिद्धांत, अपवाद को अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो कोई भी किसी वस्तु से या किसी कार्य से संबंधित अगर नियम बनाया गया है और कोई एक हिस्सा, कोई एक व्यक्ति, कोई एक यूनिट उस नियम से अलग जाकर कुछ काम करती है तो उसे अपवाद कहा जाता है। जैसे अगर 10 लोग एक दिशा में चल रहे हैं और नियम भी ये है कि सबको इस दिशा में जाना है, और वहाँ पर कोई एक व्यक्ति सिर उठाकर कहे कि नहीं मैं तो इस तरफ जाऊँगा, तो इसे अपवाद कहेंगे। बहुत ही सरल सी व्याख्या मैं इसकी कर रहा हूँ, हालांकि अपवाद को सही से समझने के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की जा सकती है, पर आम भाषा में कहें तो नियम से उलट चलना, इसे अपवाद कहा जा सकता है। प्रबंधन में जहाँ तक बात है इस अपवाद के सिद्धांत की, जो टेलर ने बताया वो मैं आपको बताता हूँ। टेलर ने कहा कि दैनिक जो गतिविधियां हैं, अब यहाँ ध्यान रखना है हमें कि हम ये जितने भी नियम पढ़ रहे हैं ना, ये सब स्टील फैक्ट्री या किसी भी तरह की फैक्ट्री के संबंध में उन्होंने गए थे। सब्जेक्ट हमारा प्रशासन का है, प्रबंधन का नहीं है, लेकिन प्रशासन और प्रबंधन लगभग एक जैसे होते हैं, इसलिए इन दोनों के नियमों को, यानी कि प्रबंधन के नियमों को बहुत हद तक प्रशासन में अपनाया गया। इस पर हम आगे थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे। तो वापस आते हैं, फैक्ट्री को मैनेज करने के लिए उन्होंने बोला कि जो दैनिक गतिविधियां रिपीट पर होने वाली होती हैं, जैसे मान लीजिए वही स्टील फैक्ट्री की बात करते हैं तो कुछ मजदूरों का काम होगा हर दिन जो है कच्चे लोहे को, मान लीजिए जो बाहर से आया है उसको ट्रकों से उतार कर अंदर गोदाम में रखना। कुछ श्रमिकों का काम होगा भट्टी पर जो है उस कच्चे लोहे को डालकर पिघलाना। कुछ श्रमिकों का काम होगा उस पिघली हुई जो लोहे का जो, यानी कह सकते हैं कि पिघला हुआ जो लावा है उसे ठंडा करना। फिर कुछ श्रमिकों का काम होगा उसे कास्ट करना, उसको अलग अलग शेप में ढालने के लिए, जो भी यानी कि वहाँ के प्रोसीजर है वो सब। अब एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर इसे समझते हैं तो हम इतना आसानी से देख सकते हैं कि ये सभी काम हर दिन रिपीट पर होने वाले हैं। अगर इस काम के लिए, इस काम के हर एक स्टेप के लिए सुपरवाइजर को, मैनेजर को वहाँ पर खड़ा होना पड़े तो उससे क्या होगा, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो टेलर का
कुल मिलाकर अपवाद का सिद्धांत ये था कि दैनिक गतिविधियां जो हर दिन रिपीट होती हैं उनमें उच्च प्रबंधन को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, उस प्रबंधन को उनसे अलग रखा जाना चाहिए। और अपवाद की बात करता हूँ, उन तक सिर्फ उस मामले को ले जाया जाना चाहिए जो कि अपवाद हो। अगर किसी दिन पिघला हुआ लावा जो है उसे ठंडा करने की मशीन खराब हो जाती है, या फिर जिस तरह की शेप दी जानी है कास्ट करने के लिए प्रॉपर डाई उनके पास उपलब्ध नहीं है, या ऐसा कुछ भी, कहने का मतलब यह है कि जो रोज़मर्रा की गतिविधि में नहीं शामिल होता, ऐसी चीज़ अगर सामने आती है तो उस टाइम पे आपको उस प्रबंधन को सूचित करना चाहिए, उनके विचार लेने चाहिए, वरना उनको फ्री छोड़ देना चाहिए। वो अपने समय का रचनात्मक उपयोग कहीं और करेंगे, जिससे अल्टीमेटली फैक्ट्री का उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा। यह है अपवाद का सिद्धांत। इससे अगला प्रकार्यात्मक फोरमैनशिप। फोरमैन एक पद हुआ करता है फैक्ट्री वगैरह में, जो कुछ मजदूरों के ऊपर एक तरह से उनका निरीक्षक होता है फोरमैन, जो उनको आगे चल के लीड करता है। तो फैक्ट्रीज में उस समय तक क्या होता था, आदेश की एकता का सिद्धांत, जो कि संगठन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, उस आधार पर एक श्रमिक पर एक ही आदेश देने वाला अधिकारी नियुक्त होता था। ऐसा नहीं है कि 50 श्रमिक है तो 50 अधिकारी, कहने का मतलब किसी भी श्रमिक को एक ही अधिकारी आदेश दिया करता था। टेलर ने बोला कि आपका ये तरीका गलत है, ये जो है वैज्ञानिक तरीका नहीं है। उन्होंने बताया कि 8 फोरमैन होने चाहिए, एक श्रमिक को 8 लोगों से आदेश लेने की छूट होनी चाहिए या व्यवस्था होनी चाहिए कि 8 लोगों से आदेश दें। इनमें से 4 लोग वो होंगे जो काम की प्लानिंग करते हैं, 4 लोग वो होंगे जो एक्चुअल वर्क करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने में मतलब कि काम कर रहे होते हैं। जैसा कि पीछे भी एक पॉइंट में बताया गया था ना कि योजना और कार्य को अलग रखा जाना चाहिए। तो 4 व्यक्ति योजना के और 4 व्यक्ति जो है काम करने वाले ग्रुप्स के, उन 8 व्यक्तियों से किसी एक श्रमिक को आदेश मिलना चाहिए, ताकि उसे जो है वैज्ञानिक तरीके से काम करने के रास्ते पर चलाया जा सके और अल्टीमेटली उससे जो है उत्पादन बढ़ाया जा सके। मेरी राइटिंग काफ़ी ख़राब है, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं जो कंटेंट आप तक पहुँचाऊँ वो ठीक ठाक हो, उसमें किसी तरह की कमी ना हो, और उसमें आपको जो है आपकी वैल्यू फॉर टाइम मिल सके। वैल्यू फॉर मनी तो नहीं कहूँगा, वैल्यू फॉर टाइम आपको मिल सके। जितनी देर आप ये वीडियो देखें, आपको जो है कुछ ना कुछ ऐसा या तो सीखने को मिले या जानने को मिले, या आप इससे जो है, अभी की सीरीज़ की बात करूँ तो आप अपना रिवीजन जो है वो अच्छे से कर पाएँ। रिवीजन सीरीज ये चल रही है, मैं फिर से बता दूँ, 11 से 20 क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। सो क्वेश्चंस का अगर हमारा पेपर आता है पेपर 2, तो उसमें से 11 से 20 क्वेश्चन विचारकों पर आते हैं, और विचारकों की सीरीज़ का ये मेरा दूसरा वीडियो है। तो ये सब थी टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत की बातें। एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो बताने से छूट गया था, वो है मानसिक क्रांति। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत में एक मानसिक क्रांति का सिद्धांत भी बहुत पॉपुलर हुआ है, और ये इनका अपना मौलिक विचार था। मानसिक क्रांति का अर्थ है कि जो दो पक्ष जिनकी बात बार बार की जा रही है, यानी कि प्रबंधक पक्ष और श्रमिक पक्ष, जो कि विपरीत सिरों पर रहते थे, इससे पहले उनका मानना था कि अगर उत्पादन को बढ़ाना है तो इन दोनों को अपने आपसी जो मतभेद हैं, जो अविश्वास की स्थिति है, उसे भुलाकर सामंजस्य, सहयोग और विश्वास की भावना एक दूसरे के मन में लानी होगी। और ये विचार मन में लाने के लिए उन्हें अपने जो पहले के मानसिक विचार हैं उनको पूरी तरह से पलटना होगा। इसलिए उन्होंने इस विचार परिवर्तन को क्रांति की संज्ञा दी है, और उन्होंने माना है कि अगर ये मानसिक क्रांति अचीव कर ली जाती है तो किसी भी उद्योग के लिए उत्पादन अधिकतम करना और दोनों पक्षों को संतुष्ट करना, ये दोनों ही काम काफ़ी आसान हो जाएंगे अगर मानसिक क्रांति के प्रिंसिपल को अपना लिया जाता है। तो बात करते हैं टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत की आलोचनाओं की। तो ऐसा नहीं था कि सभी को यह सिद्धांत पसंद आया हो या सबने जो है इसे खुले मन से इसका स्वागत किया हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिन दो पक्षों की
भलाई के लिए या जिन दो पक्षों के फायदे के लिए टेलर ने ये सिद्धांत बनाया था, उन्हीं दोनों पक्षों ने इसकी आलोचना भी की है। श्रमिकों की आलोचना करने का जो पॉइंट था, उसमें पहला पॉइंट ये था कि उन्हें लगा कि उनका शोषण हो सकता है अगर वो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के हिसाब से सभी काम करने लग जाएं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि 3 गुना तक उत्पादन या 3 गुना तक कार्य क्षमता हमने देखा है कि वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों से श्रमिकों की बढ़ जाती है, लेकिन इस 3 गुना उत्पादन के बदले में जो आर्थिक लाभ मिलने वाले थे वो उतने अधिक नहीं थे। इसलिए उन्हें लगा कि उनका शोषण हो सकता है, उन्हें केवल मशीन समझा जाएगा और उनके मानवीय तत्व की अवहेलना की जाएगी। ये बात काफ़ी हद तक सही भी थी। इसके अलावा जब प्रशिक्षण की बात आती है तो उन्हें ये डर भी था कि अगर वो प्रशिक्षण नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो उन्हें आगे चलकर बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा जो यूनियंस वगैरह होती हैं श्रमिकों की, उनकी तरफ से कलेक्टिव बार्गेनिंग की जो पावर मज़दूरों को मिलती थी, कलेक्टिव बार्गेनिंग की, वो भी समाप्त होने का खतरा था, क्योंकि अगर वैज्ञानिक प्रबंधन के हिसाब से चलेंगे तो यूनियनों का भी अस्तित्व जो है समाप्त होने का खतरा मंडरा रहा था। बात अगर प्रबंधन की करें तो प्रबंधन के लिए इस विचार का विरोध करने का सबसे बड़ा कारण था कि कर्मियों की भर्ती, उनके प्रशिक्षण और मशीनों का मानकीकरण, ये जो 3 कोर स्टेप्स बताए गए थे इस सिद्धांत में, इन सब के लिए समय और धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, और जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होता उन्हें अपनी फैक्ट्रीज बंद भी रखनी पड़ सकती थी। तो कोई भी उद्योगपति ऐसा नहीं चाहेगा कि वो अपने काम को बीच में रोक के और अतिरिक्त अपनी तरफ से खर्चा करके एक ऐसी चीज़ सामने लाए जिसका अभी तक कुछ भी आप कह सकते हैं कि प्रूव नहीं हुआ है। यानी वो कुछ फैक्टर्स तो थे सामने, लेकिन इतना बड़ा उनके लिए रिस्क लेने को कोई भी उद्योगपति तैयार नहीं होता था। इसके अलावा 8 फोरमैन को लागू करने का सुझाव भी प्रबंधन को काफ़ी खर्चीला और एक तरह से कह सकते हैं कि ऊट पटांग टाइप का विचार उन्हें लगता था, क्योंकि अब तक जो है सभी संगठन आदेश की एकता के एक यूनिवर्सल सिद्धांत को मानते आए थे, और ये वाला सिद्धांत 8 फोरमैन वाला इसके ठीक विपरीत था। एक और समूह था जिन्होंने टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का विरोध किया। वो थे उस समय में काम कर रहे अन्य विचारक जो प्रबंधन के क्षेत्र में काम कर रहे थे या जो किसी भी तरह से इन चीज़ों पर अपना मत रखते थे। उन विचारकों के जो है विरोध का पहला कारण था वो था मनोवैज्ञानिक कारण। उन्होंने कहा कि अगर श्रमिकों को आप एक मशीन में बदल देंगे तो उनकी शारीरिक और मानसिक थकान जो है उसका स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि किसी भी तरह से उनके लिए सही नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने माना कि मानवीय तत्व की पूरी तरह से अवहेलना की जा रही है टेलर के इस सिद्धांत में। और तीसरा उनका पॉइंट ये था कि अगर सिर्फ उत्पादन और अधिक पैसा आ जाना ही संतुष्टि का आधार है तो ये सरासर गलत है। यानी कि ज़रूरी नहीं है अधिक उत्पादन होने से या अधिक मजदूरी मिल जाने से दोनों पक्षों को पूरी तरह से संतुष्टि मिल जाएगी। संतुष्टि सिर्फ एक पैसा के कारक पे जो है डिपेंड नहीं करती है। इन सब आलोचनाओं के बावजूद एक बात जो है वो स्वीकार करनी पड़ेगी कि टेलर के इस सिद्धांत ने आने वाले लंबे समय के लिए प्रबंध और प्रशासन के क्षेत्र पर अपना गहरा प्रभाव डाला था। उसमें से जो 2 प्रमुख प्रभाव जिनकी आज भी चर्चा की जाती है, जिसे सभी मानते हैं, उनमें से पहला प्रभाव ये है कि उन्होंने उत्पादन की जो क्षमता है उसे बढ़ाने को किसी भी उद्योग का पहला लक्ष्य बनवा दिया। इससे पहले तक भी उद्योग अपना काम करते थे, वो लोगों को हायर करते थे, उनसे काम करवाते थे, उत्पादन होता था, लेकिन वो सब एक रूटीन प्रोसेस की तरह होता था, जैसे वो अंगूठे का नियम है। उसमें किसी का भी ध्यान ये नहीं जाता था कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए आप कुछ नवाचार कीजिए, आप कुछ जो है चीज़ों को बदल कर लगाइए या आप किसी तरह के काम के तरीक़ों में बदलाव कीजिए। यानी उत्पादन किसी का भी उद्योग का पहला लक्ष्य होते हुए भी नहीं होता था। उनके जो है आप कह सकते हैं कि चेतन मन में ऐसा हो सकता था कि वो उत्पादन तो करना चाहते हों लेकिन उसे पहला लक्ष्य ना मानते हों। तो टेलर के इस सिद्धांत के आने के बाद सभी उद्योगों ने
उत्पादन की क्षमता बढ़ाने को अपना पहला लक्ष्य बना लिया, और ये इनके सिद्धांत की एक तरह से हम सफलता ही कह सकते हैं तमाम आलोचनाओं के बावजूद। जो दूसरा इनका प्रभाव था वो फैक्ट्रियों में या प्रबंधन में ना होकर लोक प्रशासन के क्षेत्र में हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ एक विचारकों ने इनके सिद्धांत को समर्थन भी दिया था, और वो विचारक प्रबंध के न होकर प्रशासन के क्षेत्र के थे, तो उन्होंने वहाँ पर इन्हें लागू करने की कोशिश की कुछ बदलाव के साथ वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों को, और वो काफ़ी हद तक सफल भी रहे। आज जो हम वर्तमान में जितनी भी तरह की प्रशासन की प्रणालियाँ देखते हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्षमताओं पर बात की जाती है, तो ये सब जो है टेलर के ही इस सिद्धांत के बदौलत माना जा सकता है। अगर बात करें महत्वपूर्ण लेख तथा पुस्तकों की, किसी भी विचारक की पुस्तकों पर, उसके लिखे लेखों पर, उनके जो प्रकाशित होने के वर्ष हैं, इनके ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन अभी भी आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। इसीलिए कोई भी अगर महत्वपूर्ण विचारक है तो उसके जितने भी प्रकाशन हुए हैं या जो प्रसिद्ध प्रकाशन हैं खास तौर पर, उनके बारे में हमें पता होना काफ़ी ज़रूरी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे फेमस वही बुक जिसके ऊपर अब तक हमने चर्चा की, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे प्रसिद्ध इनका कार्य रहा। 1911 में ये बुक पब्लिश हुई थी। इससे पहले 1910 में उनकी एक और बुक पब्लिश हुई थी शॉप मैनेजमेंट के नाम से। यहाँ पर शॉप का अर्थ वर्कशॉप या फैक्ट्री है। 1910 में इस नाम से बुक आई, लेकिन इससे पहले 1903 में इसी नाम से इनका एक लेख भी, छोटा सा लेख भी प्रकाशित हुआ था। अब इनके कुछ अन्य लेख हैं, अ पीस रेट सिस्टम, इसी तरह से एक है द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स। ये वो जो धातु कटाई प्रयोग जिसकी हम चर्चा कर रहे थे उससे संबंधित लेख है। कंक्रीट कोस्ट नाम की एक बुक में उन्होंने सह लेखक की तरह हिस्सा लिया था, यानी कि वो इसके को ऑथर बने थे। नोट्स ऑन बेल्टिंग, बेल्टिंग भी एक उद्योगों की ही प्रक्रिया है जहाँ एक लंबी बेल्ट पर कुछ सामान को एक से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, तो इस पर भी उन्होंने जो है अपने रिव्यूज़ दिए थे एक लेख लिखकर। द गॉस्पेल ऑफ एफिशिएंसी, ये भी उनका एक चर्चित पेपर रहा था। एफिशिएंसी यानी कि कार्यक्षमता, किसी भी क्षेत्र में जो आप जिस भी तरह का कार्य कर रहे हैं उसमें आप किस तरह से समय को कम कर सकते हैं, किस तरह से लागत को कम कर सकते हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम एफिशिएंसी में काउंट करते हैं। और उस एफिशिएंसी का फ़ायदा क्या होता है, इसके ऊपर इन्होंने अपना ये लेख जो है ये प्रकाशित करवाया था। तो ये जो है इनके मुख्य प्रकाशन हैं, इन्हें अच्छे से याद करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा डब्ल्यू टेलर का ये टॉपिक यहीं पर पूरा होता है। अगला हमारा वीडियो रहेगा हेनरी फेयोल पर। हेनरी फेयोल जो कि प्रबंध के क्षेत्र में एक और बड़ा नाम है, उन पर हमारा अगला वीडियो होने जा रहा है। तब तक आप अपनी यूजीसी नेट की अच्छी तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।